बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो सीरीज़ जिसमें हम आपको C++ प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं। उसके लेक्चर नंबर 8 में हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में अपना थ्योरेटिकल वर्क कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने आपको ऑपरेटर्स और इनपुट के बारे में बताया था कि इनपुट कैसे लेते हैं और फिर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है और टाइप कन्वर्जन क्या होती है। हमने ये चीज़ें आपको बताई थी और कल हमने आपको बताया था कि हमने थ्योरेटिकल वर्क अपना कंप्लीट कर दिया और आज हमारा लेक्चर नंबर 8। आज से हम अपना प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज से हम अपना प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि दूसरे आपके दोस्तों तक भी ये इन्फॉर्मेशन, नॉलेज पहुंच सके। तो आज हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो आज हमारे क्या हैं ऑब्जेक्टिव्स? साइंटिक्स देखेंगे हम, बेसिक साइंटिक्स, जो कि हमने पहले भी देखा था अपने फर्स्ट प्रोग्राम कन्वर्जन में, कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, फिर आउटपुट किस तरह हम डिस्प्ले कराते हैं अपनी स्क्रीन पर, फिर कमेंट्स क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, फिर यूज़र इनपुट। तो पहला हमारा बेसिक कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम की क्या होती है, उसमें हम हैश इंक्लूड यूज़ करते हैं, अपनी हेडर फाइल्स पहले लिखते हैं, फिर नेम स्पेस यूज़ करते हैं, फिर मेन फंक्शन और फिर जो भी लिखना होता है हमने। तो इसको हम किस तरह करते हैं ये मैंने पहले बना के रखा हुआ है। ठीक है, आपने हमेशा हर प्रोग्राम से पहले ये दो चीज़ें अपने हर प्रोग्राम में ये वाली हेडर फाइल तो मस्ट यूज़ करनी है। फिर ये आपकी मर्ज़ी, अगर आप गेट सी यूज़ करना चाहते हैं तो स्क्रीन को होल्ड करना चाहते हैं तो ये यूज़ करेंगे, नहीं तो आप ये यूज़ ना करें। फिर आपने नेम स्पेस यूज़ करनी है और फिर ये आपका बेसिक साइंटिक्स है एक कोड का। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास? आउटपुट। अब आउटपुट दो आउटपुट देखते हैं कि कौन से जनरेट कर सकते हैं। एक प्रिंट लाइन है और एक न्यू लाइन। अब प्रिंट अगर हमने प्रिंट करनी है और लाइन प्रिंट करनी है तो किस तरह करते हैं? सी आउट करेंगे आप पहले। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? इंजर्शन ऑपरेटर कहते हैं उसे। फिर हम क्या करेंगे? डबल कोटेशन मार्क, फिर माई नेम इज़ खान। ठीक हो गया, और यहाँ पे सेमीकोलन। फिर अपने कंट्रोल एस से सेव कर देना है। ठीक है, और क्या करना है? F11 से रन कर देना है। F11 से रन करेंगे, आपका आउटपुट आ जाएगा माई नेम इज़ खान। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप न्यू लाइन जनरेट करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि ये वाला आउटपुट एक लाइन छोड़ कर है, तो उसको करने के दो तरीके हैं। एक, आप स्केप सीक्वेंस यूज़ कर सकते हैं। स्केप सीक्वेंस जो पिछली क्लास में हमने आपको समझाया था, स्केप सीक्वेंस क्या होते हैं। अगर आपने वो मिस किया तो आप पिछला लेक्चर ले लें। ठीक है, मैं बेसिक बता देता हूँ। स्केप सीक्वेंस हमारे वे ऑफ प्रिंटिंग स्ट्रिंग को तब्दील कर देते हैं। ठीक है, अब \n हमने क्या कहा था? \n क्या करता है? न्यू लाइन जनरेट करता है। देखते हैं क्या ये न्यू लाइन जनरेट करता है। आप बाकी स्केप सीक्वेंसेस देख सकते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने शेयर किए हुए हैं। रन किया, ये देखें इसने एक लाइन छोड़ी और फिर प्रिंट किया। सही है। लेकिन अगर आप स्केप सीक्वेंस नहीं यूज़ करना चाहते तो फिर आप क्या कर सकते हैं? फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ पे एक और इंजर्शन का ऑपरेटर डालें और यहाँ पे क्या लिखें? एंड एल। ठीक है, फिर क्या होता है? ये एंड एल क्या था? एक मैनिपुलेटर था, सेम वही रिज़ल्ट देता है जो \n देता है। आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं इसको और इसको एक लाइन पहले भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ से मिटा दें, फिर भी सेम रिज़ल्ट आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब न्यू लाइन भी हो गई। न्यू लाइन अगर आपने करनी है तो क्या करेंगे? एंड पे क्या करेंगे? एंड एल यूज़ कर लें। एंड एल मैनिपुलेटर यूज़ करेंगे तो आपको एक और लाइन न्यू लाइन पे ले जाएगा आपके कर्सर को। ठीक हो गया, स्किप सीक्वेंस भी हो गए और ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है कमेंट्स। अब सिंगल लाइन कमेंट होते हैं और मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमने लेक्चर में देखा था। अब सिंगल लाइन के लिए हम क्या करते हैं? // यूज़ करते हैं। इसके बाद आप जो भी लिखेंगे वो कमेंट्स में आएगा, जैसे क्रिएट्स न्यू लाइन। ठीक है, और सिंपल आउटपुट जनरेशन। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि नहीं, ये दो चीज़ें मैंने कमेंट में डालनी है, एक से ज़्यादा लाइन का भी कमेंट्स हो सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? / यूज़ करेंगे और स्टैटिक। यहाँ से आपका कमेंट स्टार्ट, कमेंट
स्टार्ट, ठीक हो गया। फिर एंड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आपने फिर क्या करना है, स्टेरिक और ये कमेंट एंड, ठीक हो गया। अब देखें कमेंट में ब्लू तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ब्लैक में है, इसका मतलब यहाँ पे कमेंट एंड हो गया, ठीक है। ये था मल्टी लेवल और सिंगल लेवल कमेंट, ठीक हो गया। क्योंकि ये कोड हमने यूज़ करना है तो इसको हम कमेंट ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कमेंट्स भी हो गए। अब हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करना है, मल्टीपल वेरिएबल कैसे, और कांस्टेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो ये भी देखते हैं हम, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने वेरिएबल बनाना है, तो वेरिएबल हम कैसे बना सकते थे, हमने बताया था आपको पहले, उसकी डाटा टाइप, ठीक है, फिर वेरिएबल नेम, डाटा टाइप वेरिएबल नेम, फिर सेमीकोलन, ये आपका वेरिएबल भी बन सकता है, और क्या कर सकते हैं, इक्वल वैल्यू, ये आपका क्या है हमारे पास, सिंटैक्स है। तो इसी को फॉलो करते हुए अगर हम बनाए, फॉर एग्जांपल डाटा टाइप हम इंटीजर यूज़ करते हैं, इंटीजर के लिए हम क्या यूज़ करते थे, INT। फिर क्या, वेरिएबल नेम हम फॉर एग्जांपल num1 रख देते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने आपको बताया था। लेकिन क्या करना चाहिए, वेरिएबल नेमिंग रूल फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और नेमिंग रूल अगर आपको नहीं पता तो हमारे फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में एक्सप्लेन किया गया, आप पिछले लेक्चर लेंगे तो आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। फिर हम इसी को यहीं पे इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। इनिशियलाइज़ करने के लिए हमें इक्वल यूज़ करना होगा और वैल्यू, तो ये क्या हो गया, इनिशियलाइज़ हो गया। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्पेसिस डालें ताकि आपको वो एक चीज़ क्लियर नज़र आती है और प्यारी लगती है। अगर आप अभी इसी num1 को इनपुट पर लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सी आउट में ही जहाँ पे एंड एल है, यहाँ पे आप वेरिएबल नेम यूज लिख कर भी आउटपुट पर ला सकते हैं। इसको क्या आ गया, ये देखें 0 आ गया, ठीक हो गया, ये प्रिंट हो गया। ये था एक वेरिएबल। अगर हमने एक से ज़्यादा बनाने हैं तो क्या यूज़ करेंगे, कॉमा यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, num2 = 0, और जितने भी बनाने आप कॉमा से सेपरेट करते जाएं और बनाते जाएं, ठीक हो गया। कॉमा से सेपरेट और बनाते जाएं। नेक्स्ट लाइन पे भी बना सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं है, आप नेक्स्ट लाइन पे भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस तरह भी बना सकते हैं, int num2 = 0, इसमें कोई इशू नहीं है। आप लेकिन एक ही लाइन में अगर बनाना है तो आप क्या करेंगे, कॉमा, ये कॉमा यूज़ करेंगे और ये कर देंगे, तो आपके ये एक ही लाइन में बनते जाएंगे। लेकिन आप दोबारा इंट नहीं यूज़ करेंगे, ठीक हो गया, एक लाइन में कर रहे हैं। तो ये आपके हो गया वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन, मल्टीपल डिक्लेयर। अब यहाँ पे इंटीजर को आप दोबारा चेंज करें, अगर वेरिएबल को फॉर एग्जाम्पल num1 = 8 और इसको अगर हम दोबारा प्रिंट करवाएं, एक बार बनाने के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, दोबारा चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों किया है, मैं ये आपको चेंज करके क्यों दिखाया है, ताकि मैं आपको कांस्टेंट समझा सकूं, कांस्टेंट को एक्सप्लेन कर सकूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वैल्यू है, जैसे कि const int पाई इक्वल, सबको पता है पाई की वैल्यू क्या है, 3.1416, ठीक है। अच्छा, अब इन वेरिएबल और इस वेरिएबल में फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डिफरेंस बताऊं। ये हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। और ये कौन से हैं, लोकल वेरिएबल। वेरिएबल की दो टाइप्स हैं, ग्लोबल और लोकल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, वो फंक्शन में नहीं बनाते हैं, हम फंक्शन से बाहर बनाते हैं। ग्लोबल वेरिएबल जैसे कि आप ग्लोबली, हमारे पास एक चीज़ अगर ग्लोबली अवेलेबल हो तो उसका क्या मतलब होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, हम कहते हैं कि एक वेबसाइट जो है वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, उसका मतलब क्या है कि वो दुनिया में कहीं भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, एक चीज़ हमें पाकिस्तान में अवेलेबल है,
इसका मतलब क्या है कि हम पाकिस्तान में यूज़ कर सकते हैं, इंडिया में यूज़ नहीं कर सकते, साउथ अफ्रीका में नहीं कर सकते, अमेरिका में यूज़ नहीं कर सकते। तो यही डिफरेंस है ग्लोबल और लोकल वेरिएबल में। लोकल वेरिएबल इस ब्रैकेट से लेकर एंड ब्रैकेट तक, स्टार्ट फंक्शन के स्टार्ट से एंड तक हम उस वेरिएबल को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमने उसको डिफ़ाइन किया हुआ है। लेकिन ग्लोबल का क्या है, हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये था ग्लोबल और लोकल वेरिएबल में डिफरेंस। अब इसको हमने एक कांस्टेंट बनाया। अब ये कांस्टेंट क्या होता है, तो अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पाई को आउटपुट पे लाते हैं तो कोई इशू नहीं है, उसने रीड कर दिया 3.14, क्योंकि हमने उसको इंटीजर का बनाया था तो उसने पॉइंट के बाद वो ख़त्म कर दिया। लेकिन इसको हम क्या करते हैं, फ्लोट कर देते हैं। अब अगर हमने इसको फ्लोट किया तो फिर क्या डिफरेंस आता है, देखिए, ये देखिए पूरी वैल्यू आ गई है। ठीक है, अगर किसी और लैंग्वेज में तो है तो वो मुझे एरर देता कि आपने इंटीजर में फ्लोट वैल्यू डाली हुई है। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया डिफ़ाइन हो गया, ये हमारा कांस्टेंट वेरिएबल हो गया। अब कांस्टेंट को क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पाई को चेंज कर देता हूँ 8.1, तो फिर क्या होगा, ये देखें मुझे उसने क्या कह दिया है कि आपने क्या एरर दिया है, मैं कंपाइलर ने, कि असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल, कि आपने रीड ओनली वेरिएबल को असाइन किया हुआ है। कांस्टेंट के बाद कांस्टेंट क्या करता है, वेरिएबल को रीड ओनली कर देता है। अब हमारा पाई रीड ओनली है। रीड ओनली का क्या मतलब होता है कि सिर्फ हम उसको रीड कर सकते हैं, सिर्फ हम उसको पढ़ सकते हैं, सिर्फ हम उसको आउटपुट पे ला सकते हैं, हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। प्यारे बच्चों, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। सॉरी, थोड़ा मैं फ्लो में बह गया। ठीक है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये हमें एरर ही देता रहेगा जब भी हम इसको चेंज करते रहेंगे। तो कांस्टेंट का यही, अब कांस्टेंट वेरिएबल का हमारे पास फ़ायदा क्या है कि हमारे पास कांस्टेंट, जैसे कि हमारी पाई की वैल्यू है। अब अगर हमने कोड में बाय मिस्टेक, ये तो हमारा 10 लाइनों का कोड है, तो 1000 ऑफ लाइन का कोड हो, हमने कहीं पे जाके पाई को चेंज कर दिया, तो फिर अब हम ढूंढते रहेंगे कि पाई को हमने कहाँ पे चेंज किया है। कांस्टेंट क्या करेगा, हमें 10 की एरर दे देगा कि आपने यहीं पे चेंज किया, तो हम उसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो ये था, जहाँ भी हमारी कोई वैल्यू कांस्टेंट रहनी हो तो हम कांस्टेंट बना देंगे उसको। सही हो गया, ये था हमारा वेरिएबल बनाने का तरीका, उसको डिक्लेयर करने का तरीका, उसको आउटपुट पे लाने का तरीका, उसको इनिशियलाइज़ करने का तरीका और कांस्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट इनपुट। अब इनपुट हम कैसे ले सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये चीज़ें हम मिटाते हैं ताकि क्लियर हो, हम अपना क्लियर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल बनाया, पहले आपने डिक्लेयर करना है वेरिएबल, सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करे बगैर आप यूज़ नहीं कर सकते, num1। ठीक हो गया, ये हो गया मेरा डिक्लेयर। यहाँ पे वैल्यू दे देते थे, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि रनिंग टाइम पे मुझे यूज़र वैल्यू दे, तो हम क्या करेंगे, सी इन एक्सर्शन ऑपरेटर, पहले सी इन लगाएंगे, फिर एक्सर्शन ऑपरेटर, और फिर हमारा वेरिएबल नेम। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कीबोर्ड से इंटर किया 2 और मैंने इंटर कर दिया, तो ये ख़त्म हो गया, वैल्यू इंटर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे सी इन तो हो गई। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि इससे पहले कोई ना कोई चीज़ यूज़ हो, तो हम सी आउट इंजर्शन ऑपरेटर, इंटर वैल्यू। अब अगर आप सेम लाइन पे ही चाहते हैं कि वैल्यू लिखी है तो आप एंडल या बैकस्लैश यूज़ ना करें। अगर चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन पे तो एंडल यूज़ कर लें। ठीक है, और अब हम सी आउट करा लेते हैं चेक करने के लिए कि वाकई हमारी वैल्यू वही सेव हो रही है या कोई और सेव्ड वैल्यू। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना हमने यहाँ पे गलत ऑपरेटर यूज़ किया है। ठीक है, आप बताते भी नहीं हो यार। इंजर्शन यूज़ करना था, हमने एक्सर्शन यूज़ कर, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, num1 कर दिया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इससे पहले मुझे एंडल यूज़ करना चाहिए ताकि नेक्स्ट लाइन पे आए हमारा ये वाला। ठीक हो गया, अब देखते हैं अब ये क्या करेगा। यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, यहाँ पे यूज़र से कहेगा यार इंटर वैल्यू करो, यहाँ से क्या लेगा, वैल्यू लेगा, num1 में सेव कर देगा, फिर क्या करेगा, आएगा सेव्ड वैल्यू प्रिंट होगा, और फिर num1 में जो भी होगी वो आउटपुट पे आ जाएगी। अब इसको हम रन करते हैं। अब आ गया इंटर वैल्यू, वो मुझे कह रहा है कि वैल्यू इंटर करो। फॉर एग्जांपल मैंने 2 कर दी। अब 2 जो है वो num1 में सेव होना चाहिए, आउटपुट पे 2 आना चाहिए। ये देखें, सेव हुआ और आउटपुट पे 2 आ गया। सही हो गया, ये था वैल्यू
इंटर करने का। अब फॉर एग्जांपल हम कैस्केडिंग जो मैंने आपको बताया था, num2 भी बनाया, ठीक है। अब इंटर वैल्यू 1 एंड 2, ठीक है। अब कैस्केडिंग में क्या करेंगे, आप दोबारा एक्सर्शन और num2, ठीक हो गया। ये हमारा क्या है, कैस्केडिंग। अच्छा, एंडल आप यूज़ नहीं भी करेंगे तो नेक्स्ट लाइन पे ही आ जाएगा। अब ये हमारी है कैस्केडिंग हो गई है, ठीक है। अब चले कैस्केडिंग से पहले हम इसको क्या करते हैं, सेपरेटली इनपुट लेते हैं, ठीक है, ताकि और क्लियर हो जाए ये चीज़, ठीक हो गया। सी, ठीक हो गया, 2 एंड 1, ठीक हो गया। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमने इनको सेपरेट लाइनों में ले लिया इनपुट, ठीक हो गया। इंटर वैल्यू 2 और 1 मैंने क्या कर दी, 3। यहाँ पे हमने सिर्फ 1 इनपुट आउटपुट ली हुई है, तो इसलिए हमने सिर्फ ये की है। तो यहाँ पे हम num2 भी ले लेते हैं आउटपुट पे, ठीक हो गया। दोनों में क्या आना चाहिए, स्पेस आनी चाहिए। स्पेस के लिए आप क्या कर सकते हैं, जितनी बार भी आप ये चीज़ यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन जब भी यूज़ करना होगा आपको पहले इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करना होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल दोबारा से करते हैं, मैंने इधर 3 यूज़ की, इधर 4, तो मेरा 5 पहले आना चाहिए और फिर 3 आना चाहिए। 5 और 3 आ गया, ठीक हो गया। अब मैं यही चीज़ क्या करता हूँ, एक ही लाइन में करता हूँ, 1 एंड 2, एक ही लाइन में ये चीज़, उसको हम क्या कहते हैं, कैस्केडिंग। कैस्केडिंग के लिए क्या करते हैं हम, ये चीज़ करते हैं, ठीक है। num1 भी कर सकते हैं और num2 आपने एक्सर्शन का ऑपरेटर यूज़ कर लिया। अब इसका इसमें और उसमें क्या फ़र्क आएगा, उसमें हमने अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 3 स्पेस 5, ये भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। स्पेस से भी डिफरेंस होगा, जैसे ही आप स्पेस करेंगे वो समझेगा कि पहली वैल्यू फिनिश, अब सेकेंड वैल्यू स्टार्ट हो रही है, ठीक हो गई। और दूसरा तरीका क्या है इसका, 5 इंटर, अब दूसरी वैल्यू 6, फिर इंटर करेंगे तो आपका 5 6, यानी कि आप इंटर करके भी कर सकते हैं और स्पेस के डिफरेंस से भी दोनों वैल्यू इंटर कर सकते हैं, ठीक हो गई। ये थी कैस्केडिंग और इनपुट लेने का तरीका। तो नेक्स्ट क्या है देखते हैं। ओह, तो आज का लेक्चर तो बड़ा जल्दी ख़त्म हो गया हमारा है। आज हमने प्रैक्टिकल वर्क किया, जिसमें हमने देखा है सिंटैक्स देखा अपना सिंपल, फिर आउटपुट देखा कि हम प्रिंट कैसे कर सकते हैं अपनी लाइन को। फिर कमेंट्स, हम 2 कमेंट्स थे हमारे पास, एक सिंगल लाइन, मल्टी लाइन। अब सिंगल लाइन कैसे बना सकते हैं और मल्टी लाइन कैसे बना सकते हैं वो भी हमने आपको करके दिखाया। फिर वेरिएबल डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं और डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है वो भी बताया। फिर आप यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं, सिंगल वेरिएबल किस तरह ले सकते हैं, 2 वेरिएबल किस तरह ले सकते हैं, कैस्केडिंग किस तरह यूज़ कर सकते हैं, वो भी हमने आपको करके दिखा दिया। तो लेक्चर तो यहीं पे आज ख़त्म हो गया। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि इस पे आपका ग्रिप हो तो आप कोशिश करें, आप क्या करें, प्रैक्टिस करें। इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाए, आप 3 बना लें, एक और वेरिएबल बना लें, ठीक है, num3 का वेरिएबल बना लें, उसको इनपुट लें, फिर क्या करें, कमेंट्स बनाएं, फिर क्या करें, आप डिफरेंट वेरिएबल्स बनाएं। यहाँ पे इंट का बनाया तो आप फ्लोट का बना के चेक करें क्या होता है, फिर आप फ्लोट का बनाना है तो फ्लोट का बना के चेक करें, फिर डबल का बना के चेक करें, ठीक है। फिर इसी तरह आप डिफरेंट वेरिएबल्स बना के चेक करते रहें, आउटपुट डिफरेंट चीज़ें, अपना नाम आउटपुट पे दिखाएं, अपनी क्लास का नाम दिखाएं, जो जो चीज़ें आपको आउटपुट, तो इस पर आप ग्रिप हासिल करें, ठीक है। और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ज़्यादा चीज़ें माइंड में रहेंगी। तो इसके सिंटैक्स को याद रखना है। सिंटैक्स मैंने आपको बताया, ये टॉप की 4 लाइनें तो सेम ही रहेंगी, ठीक है। फिर आगे क्या चीज़ें, हम जिस तरह चीज़ें यूज़ करेंगे उस तरह इसमें डिफरेंस चेंजेस आती रहेंगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हमने बेसिक सी 4 चीज़ें देखी। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 9 में हम और नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, कंडीशंस पे आएंगे, फिर लूप्स, फिर स्विच, फिर फंक्शंस, फिर एरेज, फिर क्लासेस, फिर ऑब्जेक्ट्स, और बहुत सी चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा, हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 में, और तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में। और हाँ, एक चीज़ मुझे आपसे और बतानी थी कि अगर आप चाहते हैं ना कि हम ये स्लाइड्स जो हमने आपको
स्लाइड्स है हमारी। अगर आप चाहते हैं स्लाइड्स आपको चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं ऐप div sharp 1998@gmail.com। इस पे आप हमें मेल करें तो आपको हम स्लाइड सेंड कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू और नेक्स्ट लेक्चर में